नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों का जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल ज्ञान आर बिस्वल का है। वो पूछते हैं विच IDE इज बेटर, एंड्रॉइड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो और एक्सकोड। यानी कि कौन सा IDE इन तीनों में से बेहतर है, विजुअल स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो या एक्सकोड। ज्ञान, मेरे से पूछोगे तो मैं तो हमेशा विजुअल स्टूडियो ही बोलूंगा क्योंकि मैं एक .NET डेवलपर हूं। वैसे टेक्निकली भी विजुअल स्टूडियो जो है वही इन तीनों में से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि विजुअल स्टूडियो नॉट ओनली .NET डेवलपमेंट, उसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं तो आप पाइथन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, विजुअल C++ का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनके कि प्लगइन्स वगैरह यूज़ करके आप विजुअल स्टूडियो के साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट विजुअल स्टूडियो ही माना जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि इनका कंपैरिजन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। कहने को एक्सकोड और एंड्रॉइड स्टूडियो है तो IDE, मगर ये एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के साथ बाइंडेड है। तो बेटर ये है कि इन तीनों को कंपेयर करने के बजाय मैं आपको ये बताता हूं कि कंपनीज किस सिचुएशन में कौन से IDEs को यूज करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल स्टूडियो की। कंपनी ज़्यादातर विजुअल स्टूडियो तब यूज़ करती हैं जब उन्हें .NET बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना हो। जी हाँ, मैंने शुरू में ही कहा क्योंकि मैं एक .NET डेवलपर हूँ, मैंने हमेशा विजुअल स्टूडियो के साथ ही काम किया हुआ है। और इन जनरल भी IT कंपनीज जो हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज जो हैं, चाहे वो लार्ज एंटरप्राइजेज हों, चाहे वो मीडियम एंटरप्राइजेज हों, चाहे वो स्मॉल कंपनीज हों, सारे के सारे जो हैं वो विजुअल स्टूडियो तब चूज़ करती हैं जब उनको .NET रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट करना हो। क्योंकि प्राइमरली माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विजुअल स्टूडियो को एज ए .NET डेवलपमेंट IDE के तौर पर ज़्यादा प्रमोट करता है। हालांकि आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करके, जैसा मैंने कहा, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क यूज़ करके आप विजुअल स्टूडियो में एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन चूंकि .NET के तौर पे, .NET के डेवलपमेंट के तौर पे सबसे ज़्यादा जो है विजुअल स्टूडियो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है .NET डेवलपमेंट के लिए, इसलिए ज़्यादातर कंपनीज जो अफोर्ड कर सकती हैं विजुअल स्टूडियो का लाइसेंस, वो विजुअल स्टूडियो प्रेफर करती हैं यूज़ करना, चाहे उन्हें वेब डेवलपमेंट करना हो, चाहे उन्हें डेस्कटॉप डेवलपमेंट करना हो। अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं विजुअल स्टूडियो का लाइसेंस तो वो विजुअल स्टूडियो यूज़ करती हैं जब उन्हें .NET बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे काम करना हो, चाहे वो .NET MAVI हो, चाहे वो रेगुलर .NET हो, चाहे .NET 6 हो, चाहे .NET आपका 4.8 हो, कोई भी .NET फ्रेमवर्क हो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं, बड़ा पॉइंट इसमें है कि अफोर्ड करना। सो अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं तो वो विजुअल स्टूडियो प्रेफर करते हैं क्योंकि विजुअल स्टूडियो में जितने ज़्यादा टूल्स और आपके जो प्लगइन्स हैं, उतने ज़्यादा टूल्स, प्लगइन्स सपोर्ट जो है .NET डेवलपमेंट के लिए और किसी IDE में नहीं है। आप चाहे IDE में चाहे रिशार्पर ले लो, चाहे मोनो डेवलप ले लो, रिशार्पर नहीं, सॉरी, JetBrains का है राइडर। सो आप चाहे राइडर ले लो, चाहे मोनो डेवलप ले लो, चाहे आप शार्प डेवलप ले लो। शार्प डेवलप और मोनो डेवलप दोनों के दोनों जो है ये ओपन सोर्स IDE हैं। और राइडर, JetBrains का जो राइडर है ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE है फॉर .NET डेवलपमेंट। सो इनमें से किसी को भी ले लो, लेकिन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली होम रन जो इनका माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्रोडक्ट है .NET, सो वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो .NEट डेवलपमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है। इसलिए अगर कंपनी को .NEट रिलेटेड किसी भी तरह का एप्लीकेशन बनाना हो तो कंपनी जो है वो विजुअल स्टूडियो यूज़ करती हैं, बशर्ते वो अफोर्ड कर सके तो। अब बात करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो बहुत ही क्लोजली टाइड है टू एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो नाम ही है इसीलिए एंड्रॉयड स्टूडियो, और गूगल ने निकाला ही इसको था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इससे पहले आपके जावा के जो बाकी आईडीज हैं जावा डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादातर लोग जो है इक्लिप्स, कावा करके एक आईडी था, इस तरह 3-4 तरह के आईडीज हैं बहुत सारे जो लोग यूज़ करते थे,
सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो एंटरप्राइजेस में पॉपुलर था वो था एक्लिप्स, लेकिन जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, एंड्रॉयड स्टूडियो क्लोजली टाइड है फॉर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो आप अगर एंड्रॉयड के मोबाइल ऐप्स बनाना चाहते हैं, चाहे आप उसको अपना मैक में बनाएं, चाहे आप विंडोज़ लैपटॉप पर बनाएं, कहीं पर भी अगर आप एंड्रॉयड के मोबाइल ऐप्स बनाना चाहते हैं तो उस केस में एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आपका बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि जैसा मैंने बताया एंड्रॉयड जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, और जैसे डॉटनेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और विजुअल स्टूडियो उसके साथ क्लोजली टाइड है, वैसे ही एंड्रॉयड के साथ जो है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो क्लोजली टाइड है। सो अगर कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना हो तो उस केस में कंपनीज जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं। अगर कंपनीज को क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना हो तो उस केस में फिर कंपनीज जो है अपने बजट के हिसाब से या तो VS कोड यूज़ करती हैं, VS कोड क्योंकि फ्री है, या फिर विजुअल स्टूडियो यूज़ करती हैं, या कोई और क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट का जो IDE है। जैसे कि अब अगर हम Xamarin या आपका Mavi डेवलपमेंट की बात करें तो उस केस में आप विजुअल स्टूडियो और राइडर दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो से तो राइडर का लाइसेंस सस्ता ही पड़ता है, तो अगर कंपनी चाहे तो कंपनी राइडर भी यूज कर सकती है। लेकिन अगर उनको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, एंड्रॉयड के मोबाइल ऐप्स बनाने हैं, तो उस केस में प्राइमरली जो आपका IDE यूज होता है दैट इज योर एंड्रॉयड स्टूडियो। अब बात करते हैं एक्सकोड की। एक्सकोड जो है वो एप्पल का IDE है, एप्पल का बनाया हुआ IDE है, और चूंकि एप्पल का IDE है तो एक्सकोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। अगर किसी कंपनी को सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स के सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं तो उस केस में वो लोग एक्सकोड यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका अगर मान लीजिए आपको मैक का डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना हो, या आपको iOS में आपका iPad के लिए एप्लीकेशन बनाना हो, या मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाना हो, इस तरह से किसी भी एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको एक्सकोड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इट्स मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। आप चाहे कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करें। अब एंड्रॉयड के लिए ऐसी चीज़ नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि एंड्रॉयड में अगर कंपनीज को एंड्रॉयड के अलावा किसी और फ्रेमवर्क के लिए या क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाना हो तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो ना यूज़ करके वो विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो एंड्रॉयड के जो SDKs हैं वो आप किसी भी मशीन पर इंस्टॉल करके एंड्रॉयड SDKs वगैरह इंस्टॉल करके बिना एंड्रॉयड स्टूडियो के डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एप्पल के लिए प्रोडक्ट बनाने हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स पे चलाने के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको एक्सकोड चाहिए ही चाहिए। कंपनीज को अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो वो ऑफ कोर्स एक्सकोड यूज करती हैं, चाहे वो डायरेक्ट वे में करें चाहे इनडायरेक्ट वे में करें। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट ऑब्वियसली एक्सकोड IDE है, एक्सकोड में सीधे जाकर डेवलपमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट वे में कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट वे में ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे आपका Mavi हो, चाहे आपका Xamarin हो, चाहे आपका Flutter हो, चाहे आपका React Native हो, ये सारे फ्रेमवर्क जो हैं वो इंटरनली खुद से एक्सकोड को कॉल करते हैं ऑन एनी मैक, ऑन द इंस्टॉल्ड मैक। होता क्या है कि आपको एप्पल के प्रोडक्ट को रन करने के लिए आपको एक्सकोड चाहिए ही, बिल्ड करने के लिए आपको एक्सकोड चाहिए ही चाहिए होता है, और आपको एक मैक मशीन, फिजिकल मशीन चाहिए ही चाहिए होती है। इसलिए क्या करते हैं, जो भी ये Xamarin हो गया आपका, चाहे Mavi हो गया, चाहे Flutter हो गया, ये सब क्या करते हैं कि ये आपके बैकएंड में एक्सकोड को कॉल करते हैं। एक्सकोड की जो आपके लाइब्रेरीज हैं उनको यूज़ करके और जो आपके एप्लीकेशन या कोड को है वो बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करके आपको रन करके आउटपुट जो है iOS एप्लीकेशन का देते हैं। और दोनों एक्सकोड और एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो दोनों फ्री हैं, दोनों के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हमेशा कंपनी जो है एक्सकोड, अगर एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करना हो तो जैसा मैंने कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एक्सकोड यूज़ करती हैं। लेकिन प्राइमरली विजुअल स्टूडियो जो है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विजुअल स्टूडियो यूज़ करती है हमेशा जब उनको की क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना हो या आपको .NET डेवलपमेंट करना हो। क्योंकि विजुअल स्टूडियो जो है एक ट्रू सेंस में IDE है, इट्स एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड मल्टीपल फ्रेमवर्क्स। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ये सब लोग जो है मार्केट में तो यही बात है कि विजुअल स्टूडियो यूज़ करके सिर्फ आप .NET डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि कंपनीज जो हैं
वो विजुअल स्टूडियो हमेशा यूज़ करती हैं डॉट नेट डेवलपमेंट के लिए ही, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, आप विजुअल स्टूडियो के साथ एकस्टम्ड हो, तो विजुअल स्टूडियो यूज़ करके आप मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उन सब में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। चाहे आप पाइथन ले लो, चाहे PHP ले लो, चाहे रूबी ऑन रेल्स ले लो। आई थिंक कर सकते हो। रूबी ऑन रेल्स के लिए आई एम नॉट श्योर, पाइथन के लिए आई एम प्रेटी मच श्योर, विजुअल C++ के लिए आई एम प्रेटी मच श्योर, PHP एंड रूबी ऑन रेल्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। आप कर सकते हो यूज़ कि नहीं कर सकते हो। डॉट नेट के लिए तो ऑफकोर्स कर ही सकते हो। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, इन तीनों IDEs में वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन योर यूजेस आप डिसाइड करते हैं या कंपनी डिसाइड करती हैं कि उनको कौन सा IDE यूज़ करना है। और जैसा मैंने कहा, वर्सेटिलिटी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट तो ऑफकोर्स विजुअल स्टूडियो ही है। अगला सवाल अंजलि का है। वो पूछती हैं, What should a 3-tier student do after the completion of a BTech in CSE, as due to COVID-19 the service-based companies are not recruiting like previously? यानी कि एक Tier 3 सिटी के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के कंप्लीशन के बाद, क्योंकि कोविड की वजह से जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, जो कंपनीज थी, वो मास हायरिंग नहीं कर रही हैं Tier 3 या Tier 2 सिटीज से जैसे कि पहले करती थी। अंजलि, ये मेनली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो मेरे ख्याल से आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। आप बीटेक के बाद एमटेक वगैरह करने का, एमटेक के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमटेक वगैरह करने का प्लान आउट कर सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन ही एमटेक वगैरह करने का प्लान आउट कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब ही करना है या अगर आपको यही चीज़ करनी है कि हाँ जॉब में ही आना है, तो उस केस में आपके पास जो है वो 3 स्टेप प्लान मैं आपको देता हूँ कि आपको 3 चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि आपको जो है अपने आप को अपस्किल करना चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कीजिए। इस कन्फ्यूजन में मत पड़िए कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना है, कौन सा क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं। बिकॉज ऑब्वियसली होता क्या था कि जो आपके Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ से सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती थी कि बल्क में कैंडिडेट्स उठाती थी, उनको खुद वो ट्रेन करती थी। तो उनके पास बेसिकली ये होता था कि हाँ भाई, सोचने का नहीं होता था, वो ज़्यादा सोचते नहीं थे, मजदूर की तरह लग जाते थे। लेकिन आपको ये मौका मिला है कि रादर देन एक मजदूर की तरह लगने के, आप अपना खुद से टेक्नोलॉजी चूज़ करो, आप खुद से आप अपने आप को अपस्किल करो उस टेक्नोलॉजी में। किसी भी कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लो, .NET ले सकते हो, आप पाइथन सीख सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी स्किल चूज़ करो और उसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जा करके फ्रीलांस के जॉब्स ढूंढना शुरू कर दो। क्योंकि आपने बीटेक किया है तो ऑफ कोर्स आपको प्रोग्रामिंग के जो कॉमन कंसेप्ट्स है वो सारे पता होंगे। सो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि पहले सबसे पहला स्टेप आप ये करो कि अपने आप को अपस्किल करो, कोई भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह करके किसी भी टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपस्किल करो ताकि आप उसके लिए जॉब कर सको। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने से 2 महीने का टाइम लगेगा आपको बेसिक एंट्री लेवल के फ्रीलांस का टास्क लेने में। एंड वाइल अपस्किलिंग योरसेल्फ, जब आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हो तो साथ साथ अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के ऊपर फोकस करो। सो पर्सनल ब्रांड बनाने के ऊपर कैसे आप फोकस करोगे? जो भी आप सीख रहे हो, अपने आप को 3 महीने का टाइम दो कि मुझे 3 महीने में ये डेवलपर बनना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 3 महीने में .NET डेवलपर बनना है। अब .NET डेवलपर 3 महीने में जब आप बनने का प्लान करोगे तो एक कोर्स प्लान करो, कोई कोर्स लेकर के। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोड कैंप पर आपको .NET का पूरा कोर्स मिल जाएगा, आपको पाइथन का पूरा कोर्स मिल जाएगा, PHP का पूरा कोर्स मिल जाएगा। सो आप फ्री कोड कैंप या किसी भी एक इसी तरह के एक उसको चूज करो। बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे नहीं भागना है और आप इसके पीछे मत भागो कि सर्टिफिकेशन कौन सा बेटर है, क्या है। इन सब चक्करों में मत पड़ो। सिंपल एक कोर्स पकड़ो, कोई भी फ्री का कोर्स पकड़ो, क्योंकि आपका पहला फोकस जो है वो जॉब लेना है, आपको काम लेना आपका पहला फोकस है। सो कोई भी एक कोर्स पकड़ो और जब जो कुछ भी आप उसमें से सीख रहे हो, उस सीखने के साथ उसका प्रैक्टिस करके कुछ छोटा सा कुछ एप्लीकेशन बना करके, कुछ छोटा मोटा जो भी सैंपल एप्लीकेशन देते हैं
वो सैंपल एप्लीकेशन बना करके गिटहब पर उसको होस्ट करो, उसके बारे में ब्लॉग लिखो। आप चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि 3 महीने का जो आपने गोल रखा है उसमें जो भी सीख रहे हो डेली उसके बारे में ब्लॉग आर्टिकल लिखो। वर्डप्रेस में जाकर के फ्री में आपको ब्लॉग होस्टिंग मिल जाती है। आप अपना anjali.wordpress.com ले लो, वहां पर जाकर के सिंपल डेली डे 1 माई लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ .NET, ठीक है, इस तरीके से माई लर्निंग एक्सपीरियंस, टुडे आई लर्न अबाउट दिस, टुडे आई लर्न अबाउट दिस, टुडे आई लर्न अबाउट दिस, अपने वर्ड्स में जो भी आपने सीखा है उसके बारे में उस तरह से ब्लॉग लिखना शुरू करो, ताकि आपके पास ये दिखाने के लिए हो कि इस 3 महीने में आपने ये चीज़ सीखी है, ये किया है, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वगैरह वगैरह जो भी है। और उसके बेसिस पर आप जॉब, फ्रीलांस जॉब्स के लिए अप्लाई करो। और उम्मीद मैं यही करता हूं कि विद इन 3 to 6 मंथ्स आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी, या आप फ्रीलांस से अच्छी खासी कमाई करना शुरू कर दोगे। अगला सवाल रोहित का है, वो पूछते हैं What is the equivalent of web forms today for .NET Visual Studio web applications? यानी कि आज के समय में वेब फॉर्म्स के इक्विवेलेंट में क्या है अगर हम .NET और विजुअल स्टूडियो यूज करके एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने जाते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि वेब फॉर्म्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट UI फ्रेमवर्क था, जिसको कि बहुत सारे लोग ASP.NET वेब फॉर्म्स भी बोलते थे। ASP.NEट वेब फॉर्म्स जो है माइक्रोसॉफ्ट ने .NET के साथ ही लॉन्च किया था, जो कि आपके WinForms का वेब इक्विवेलेंट था। सो WinForms जो है, जैसा मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है, WinForms जो है आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप UI यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते थे WinForm यूज़ करके, जो कि अभी भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ विंडोज़ डेस्कटॉप पर ही चलते हैं। सो अगर आपको वेब एप्लीकेशंस बनाने थे उसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से यूज़ करके और UI वगैरह बना करके, तो वेब फॉर्म्स जो है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था .NET के साथ में, और इसको कई लोग ASP.NET वेब फॉर्म्स भी बोलते थे। और ये अभी इसको बहुत दिन हो गए, लेकिन इसका सपोर्ट जो है वेब फॉर्म्स में नए फीचर्स या वेब फॉर्म्स का सपोर्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट ने .NET कोर के साथ बंद कर दिया कि अब .NET कोर में आपका वेब फॉर्म्स नहीं है, बिकॉज वेब फॉर्म्स जो है वो क्लोजली टाइड है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, या ये हम कहें कि IIS के साथ, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोजली टाइड है। इस वजह से वेब फॉर्म्स जो है माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि .NET कोर में चूंकि वेब फॉर्म्स में विंडोज़ के कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं या IIS स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ होती हैं, और .NET कोर जो है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसलिए वेब फॉर्म्स जो है वो आपका .NET कोर में नहीं आएगा। सो अब उसका रिप्लेसमेंट, शुरुआत में तो शुरू में लोगों ने ये सोचा था कि रेजर पेजेस जो हैं वो वेब फॉर्म्स का रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन अब जो है माइक्रोसॉफ्ट वेब फॉर्म्स के रिप्लेसमेंट के तौर पे ब्लेजर को पुश कर रहा है। जी हाँ, ब्लेजर को, मेरा फेवरेट ब्लेजर। सो रोहित, आपके सवाल का जवाब यही है कि आज के टाइम में वेब फॉर्म्स का जो इक्विवेलेंट है दैट इज योर ब्लेजर, क्योंकि ब्लेजर में आपके उसी तरीके से वेब फॉर्म्स की तरह ही कंट्रोल है, वेब बेस्ड कंट्रोल है, और जो कि आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम आते हैं। आप उनको IIS पर भी होस्ट कर सकते हो, आप उनको अपना लिनक्स बेस्ड सर्वर्स पर भी होस्ट कर सकते हो, आप उनको कंटेनर्स पर भी होस्ट कर सकते हो। प्लस आपके ब्लेजर की 2-3 तरह की होस्टिंग है। आप मावी ब्लेजर के तौर पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, या आप जो है आपका ब्लेजर वेजम यूज़ करके आप वेब असेंबली की एप्लीकेशन बना सकते हो, या ब्लेजर सर्वर यूज़ करके आप सर्वर बेस्ड वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। और यही नहीं, यहाँ तक ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन को ब्लेजर में माइग्रेट करने का पूरा एक गाइड बुक भी लिख करके पब्लिश किया हुआ है, जिसका कि लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और उसको यूज़ करके आप आज के टाइम में, अगर मैं आपके सवाल का जवाब यही है कि वेब फॉर्म्स का इक्विवेलेंट करंट टाइम्स में जो है .NET टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके वेब फॉर्म्स का जो मोस्ट इक्विवेलेंट जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ योर ब्लेजर फ्रेमवर्क। अगला सवाल शुभम का है, वो पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SaaS एंड वेब एप्लीकेशन, यानी कि SaaS और वेब एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस है। शुभम, वेब एप्लीकेशन टर्म जो है वो हम
ऐसे एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि वेब बेस्ड होती हैं और जिनका काम जो होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ईमेल भेजना होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप एक ईमेल सर्वर या ईमेल के जो सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन है वो यूज़ करते हैं। अगर आपको मान लीजिए वीडियोस देखने हैं तो उस केस के लिए आप जो है यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, या आप जो है अगर आपको इसके अलावा मान लीजिए कि आपको कुछ और काम करना है, किसी भी तरह का काम करना है, उस तरह के काम के लिए अगर आप वेब पे कोई एप्लीकेशन बना करके या वेब के पे कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, यानी कि यूआरएल से यूज़ करते हैं, तो उस तरह के एप्लीकेशन को हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि वेब बेस्ड हो और जिसको कि आप यूआरएल यूज़ करके, ब्राउज़र यूज़ करके कहीं से भी यूज़ करो, उसको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। चाहे वो आपका किसी भी डोमेन का एप्लीकेशन हो सकता है, चाहे वो आपका सीआरएम हो गया, चाहे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। जैसे कंपनीज़ में क्या होता है, कंपनीज़ में आपके जो डिटेल्स वगैरह जो आपके एम्प्लॉय डिटेल्स मेंटेन करने के लिए भी वेब एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, या आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए भी आपके वेब एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। सो कोई भी एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जो कि वेब बेस्ड हो, जिसको कि हम ब्राउज़र से एक्सेस करते हैं, उसको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। अब अगर हम SaaS की बात करें, SaaS का मतलब होता है, SaaS का फुल फॉर्म होता है, SaaS बेसिकली एक एब्रिविएशन है। SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो एक कंसेप्ट है, ये एक कोई एप्लीकेशन का टाइप नहीं है। SaaS जो है वो एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट क्या है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस बेचते हो, जिसमें कि सर्विस एग्रीमेंट होता है, उसको हम SaaS बोलते हैं। सो SaaS का एग्जांपल आपको, जैसे मैंने वेब एप्लीकेशन के एग्जांपल में बताया आपको कि ईमेल की सर्विस आप यूज़ करते हो, दैट इज़ एन वेब एप्लीकेशन, क्योंकि आप वेब पे ईमेल की सर्विस यूज़ कर रहे हो। SaaS में क्या होता है, SaaS एप्लीकेशन जो होते हैं वो आपके वेब बेस्ड भी होते हैं, आपके डेस्कटॉप बेस्ड भी होते हैं, आपके मोबाइल बेस्ड भी होते हैं। सो वेब एप्लीकेशन जो होता है वो सिर्फ वेब पर चलता है, यानी ब्राउज़र पे ही चलेगा। लेकिन जो आपके SaaS एप्लीकेशंस होते हैं, SaaS बेस्ड एप्लीकेशन, SaaS बेसिकली एक कंसेप्ट है। सो आप किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे वो वेब हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप मंथली पेमेंट इंप्लीमेंट करते हो, या आप जो है ईयरली पेमेंट, किसी भी तरीके से जब आप पेमेंट लेते हो, तो आप बेसिकली आप SaaS सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उस सर्विस का आप पैसे ले रहे हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में SaaS जो है वो ऐसी सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है, या SaaS टर्म जो है ऐसे सर्विसेज के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि जिसमें कि यूज़र को कुछ नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, आपको अगर मूवीज़ देखनी है, अब मूवीज़ देखने के लिए आपके पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, उसके अलावा आपका हॉटस्टार है, ZEE5 है, इस तरह से बहुत सारे आपके जो हैं, आप मोबाइल पे, वेब पर, डेस्कटॉप पर, कहीं पर भी आप जो है मूवीज़ देख सकते हो। अब इसमें क्या करते हो, आप मंथली जो है एक पेमेंट करते हो, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, इस पर मंथली या ईयरली जो है सब्सक्रिप्शन लेते हो, और सब्सक्रिप्शन लेने पर आप जो है मूवीज़ देखते हो। दिस इज़ कॉल्ड एज SaaS सर्विस, क्योंकि आप यहाँ पर मंथली पैसे दे रहे हो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या इनको, और बाकी होस्टिंग सारा हेडेक जो है उस मूवी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास है, आप सिर्फ एक्सेस करके देख रहे हो। इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा, कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का ईमेल मैनेज करती हैं। अब ईमेल मैनेज करने के लिए उनके पास ईमेल सर्वर, उनको खुद से एक ईमेल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। वो सारी चीज़ें हटा करके कंपनीज क्या करती हैं आज की डेट में, वो जीमेल की वर्क स्पेसेस लेती हैं, पेड सर्विसेज लेती हैं, या आपका ऑफिस 365 का एक्सेस ले लेती हैं, जिसमें कि आपका एक ऑफिस 365 के अकाउंट से आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अपना ईमेल सब कुछ मैनेज कर पाते हो। दैट इज कॉल्ड एज SaaS, कि वहां पर आपकी कंपनी में आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, सारी चीजें आपको वेब पर मिल जा रही हैं और आप उसको यूज कर रहे हो। अब बताता हूं आपको डेस्कटॉप बेस्ड SaaS सर्विसेज कौन सी होगी। डेस्कटॉप बेस्ड SaaS सर्विस होगी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप एडोब यूज करते हो, एडोब फोटोशॉप यूज कर लिया आपने, एडोब प्रीमियर प्रो यूज कर लिया, ये सारी भी SaaS सर्विसेज हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सारा बनाने का काम जो है वो सारा का सारा जो है वो एडोब के पास है, लेकिन इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको यूज आप खुद अपने यहाँ लोकल मशीन पर इंस्टॉल करके यूज करते हो। सो ये आपके डेस्कटॉप बेस्ड
सैस सर्विसेज हो गए। सो जहां पर भी आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हो और उसके अगेंस्ट में मंथली या ईयरली रिकरिंग पेमेंट लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो वेब एप्लीकेशन एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन होता है जो कि वेब बेस्ड होता है, यानी वेब पर जो चलने वाले एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या सैस जो है, इट्स ए कंसेप्ट टू सेल द सॉफ्टवेयर, कि हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से बेचते हैं, उस कंसेप्ट में किस किस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं उसको हम सैस बोलते हैं, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोलते हैं। अगला सवाल राकेश का है, वो पूछते हैं व्हाट इज ए यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। राकेश, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क वो सेट ऑफ लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क होती हैं जिनको यूज करके हम यूनिट टेस्ट लिखते हैं और यूनिट टेस्ट रन करते हैं। अब यूनिट टेस्ट क्या होता है वो मैंने बहुत ही अच्छे से एक अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, काफ़ी पुराना वीडियो है, ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो चुके हैं। शॉर्ट में बता दूं, यूनिट टेस्ट यानी कि एक छोटे से कोड को टेस्ट करने का मैकेनिज्म। सो जब आप कोई भी कोड लिखते हो तो उसको टेस्ट करने के लिए आप एक स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कोड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या स्मॉलेस्ट लॉजिक है, उस कोड को टेस्ट कैसे करते हो। उसको टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो उस कोड को चला करके टेस्ट करो, दूसरा तरीका क्या होता है कि आप उस कोड को यूनिट टेस्ट के थ्रू कोड टेस्ट कर सकते हो। सो यूनिट टेस्ट लिखने के लिए और यूनिट टेस्ट को रन करने के लिए हम यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। ये फ्रेमवर्क्स जो है ये वेरी करती हैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज। जैसे अगर मैं डॉटनेट की बात करूं तो डॉटनेट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क है वो है NUnit, XUnit और MS टेस्ट। MS टेस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट टेस्ट फ्रेमवर्क है जो कि विजुअल स्टूडियो के साथ बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। उसके अलावा NUnit और XUnit ये दोनों के दोनों जो हैं वो ओपन सोर्स यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क हैं, जिनको कि यूज़ करके हम यूनिट टेस्ट लिख भी सकते हैं और बिल्ड भी कर सकते हैं। सो जब भी आप डॉटनेट में यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट में आपका ये यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ होता है। अगर आप MS टेस्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो MS टेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ होगा, NUnit का बनाएंगे तो NUnit यूज़ होगा, या XUnit का बनाएंगे तो XUnit यूज होगा। उसी तरह जावा में जो है वो ज़्यादातर मुझे एक ही पता है, जो पॉपुलर जो जावा का यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क है JUnit। सो JUnit यूज करके आप जावा में यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ब्लेजर के लिए भी एक BUnit करके एक यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, वो भी ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, वो ओपन सोर्स है और काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। सो ज़्यादातर यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क जो है वो आपके लॉजिक्स वगैरह को टेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। API का लॉजिक हो गया या छोटे एप्लीकेशन का लॉजिक हो गया, किसी भी चीज़ के लॉजिक को, बिजनेस लॉजिक हो गया, उस तरह की चीज़ों को टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्ट जो फ्रेमवर्क हैं वो यूज़ होते हैं। और जो जैसा मैंने कहा कि ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करते हैं। UI के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए बहुत कम फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे ब्लेजर के लिए मैंने बताया कि BUnit है, लेकिन वो भी मैंने यूज़ नहीं किया पर्सनली, सो मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन BUnit जो है वो ब्लेजर के लिए है, UI टेस्टिंग के लिए। उसके अलावा आपका जो डॉटनेट एप्लीकेशंस में UI टेस्टिंग के लिए आपके और भी बहुत सारे UI टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मैंने उनको यूज़ नहीं किया हुआ है। लेकिन जो आपके लॉजिक APIs की टेस्टिंग हो गई या आपका शीशा आपके कोड के लॉजिक की टेस्टिंग हो गई, उसके लिए आपका XUnit, NUnit या MS टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और साथ ही साथ ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स जो हैं वो CI/CD पाइपलाइन में भी यूज़ होते हैं जब हमको ऑटोमेटेड टेस्टिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने कहा कि आपने बिजनेस सिनेरियो, बिजनेस टेस्ट केस लिखे हैं, बिजनेस आपका जो बिजनेस लॉजिक है उसका जो यूनिट टेस्ट केस लिखा है, अब आप चाहते हो कि वो जब भी आपका कोड डिप्लॉय हो या जब भी आपका कोड बिल्ड हो तो ये सारे टेस्ट केस जो हैं सारे पास होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कोड कवरेज, और आपका कोड कवरेज के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया कि कोड कवरेज क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जो एंटरप्राइज कंपनीज होती हैं, वो बोलते हैं कि हमारा जो कोड का है कोड कवरेज 80% 90% होना चाहिए। सो ये कोड कवरेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये CI/CD पाइपलाइन में यूनिट टेस्ट केस फ्रेमवर्क्स को इंक्लूड कर लेते हैं कि जो आपके यूनिट टेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये फ्रेमवर्क्स ऑटोमेटिकली रन करेंगे और चेक करेंगे कि कितना कोड कवरेज है। तो ये थे आपके इस हफ्ते के टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब।
यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।